Good evening, all. How are you? आज ऑनलाइन में कुछ नए नाम दिख रहे हैं. दे आर ऑल वेलकम. एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं KVL KCL. ओके. सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ आज का हमारा टॉपिक होगा. यू स्टे ट्यून्ड. जो भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कोई लाइन आपको समझ नहीं आएगा, आप चैट करके चैट बॉक्स पे मेरे से पूछ सकते हो. आई एम हियर लाइव विद यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, am I audible to all of you? Yeah. So let's start. तो किरचॉफ ने हमें दो लॉ दिए थे. फर्स्ट वन इज KCL, सेकेंड वन इज KVL. एक इंजीनियर ग्रेजुएट को और एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट को ये पता होगा कि KCL और KVL की फुल फॉर्म क्या होती है. KCL मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ और KVL मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक. तो let us start from the first one, that is KCL. KCL का एक और नाम होता है जिसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं. तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो लॉ है, ये कहता है द algebraic sum of all the currents meeting at a point in a circuit is always zero. This is the statement of KCL. You can write it in the shape of algebraic sum of I is 0. Summation I is 0. Here, this law is basically obeys the law of conservation of charge. So, the current meeting at a point means the charge, incoming charge and outgoing charge at that point is always equal, and algebraic sum of all those charges, those are meeting at a point in a circuit, that is equal to 0. This shows that this obeys the law of conservation of charge. Okay. To explain it in detail,
मैं एक छोटा सा जहाँ पर आपको एक सर्किट बनाऊंगा जिसमें 3-4 ब्रांचेज होंगी और एक पॉइंट होगा ए। इस पॉइंट को हम जंक्शन भी कह सकते हैं। जंक्शन बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मिलती हों। और किसी पॉइंट पे अगर हमारा करंट डिवीजन हो रहा है, इट मीन्स एट लीस्ट the 3 branches should meet at that point. Only then there will be a division of the current. Most of the time you will come across such situation, such circuit position कि जहाँ पर ये ब्रांच नंबर 1 है, ये ब्रांच नंबर 2 है और इस पॉइंट पे दोनों ब्रांचेस मिल रही हैं, लेकिन सी जहाँ पर किसी भी तरह की कोई करंट डिवीजन नहीं हो रही है, जो करंट ब्रांच नंबर 1 से आ रहा था वो करंट ब्रांच नंबर 2 में चला जाएगा। नो डिवीजन ऑफ द करंट, so this point cannot be considered as a junction because there is no division of the current. So for the division of the current there should be at least 3 branches जो कि एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं। और केसीएल जब भी हम किसी पॉइंट पे लगाने की कोशिश करते हैं, जब भी हमें किसी पॉइंट पे केसीएल लगाना होगा तो एटलीस्ट वहां पर 3 ब्रांचेस मिल रही होंगी, तभी आप केसीएल लगा पाओगे। सो I have drawn such a circuit. Let this is a point A where the 5 branches are meeting. Let the current in branch number 1 is I1, branch number 2 the current is I2, in branch number 3 the current is I3, this is I4, and again in branch number 5 the current is denoted as I5. Now the sum of all these currents which are meeting at point A, that algebraic sum of the currents should be equal to 0. Now आपको पता होगा algebraic का मीनिंग क्या होता है। algebraic means हमें पोलैरिटी को साथ में लेके चलना है। साइन ऑफ द करंट कि whether the current is positive or negative. So this is a convention. You can assume any convention for the positive as well as for the negative current. Let us see कि assume incoming currents to be taken as positive and outgoing currents they are taken as negative. This is our assumption. हम चाहें तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हम आउटगोइंग को पॉजिटिव रख लो, इनकमिंग को नेगेटिव रख लो, लेकिन एक चीज का याद रखना, जब तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और जब तक पूरा सर्किट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता, जो भी आपने जिस साइन अजम्पशन अज्यूम की होंगी आपकी वो साइन अजम्पशन वही रहेंगी। बीच में आप इनकमिंग को नेगेटिव या आउटगोइंग को पॉजिटिव नहीं ले सकते। अगर आपने इनकमिंग को पॉजिटिव रखा है तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आपने उसको पॉजिटिव ही लेके चलना है, और अगर आपने इनकमिंग को नेगेटिव रखा है, आउटगोइंग को नेगेटिव रखा है, इनकमिंग को नेगेटिव रखा है, तो थ्रू आउट क्वेश्चन आपने वही साइन कन्वेंशन रखनी है। अकॉर्डिंगली यू कैन सी द 5 करंट्स आर मीटिंग एट पॉइंट ए। आप देख सकते हो कि इन 5 करंटों में कौन सा इनकमिंग करंट है, कौन सा आउटगोइंग करंट है, और आपको पता चल जाएगा कि इनकमिंग करंट क्या है। इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेने वाले हैं और आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव लेने वाले हैं। लाइक अगर हमारा I1 देखो, I1 इज द इनकमिंग करंट, आई विल टेक इट एज पॉजिटिव। दिस इज आई एम राइटिंग द KCL
equation, then what is the I2? I2 is also an incoming current जिसका एरो पॉइंट ए की तरफ है, जो टुवर्ड्स द पॉइंट ए है, जो टुवर्ड्स द जंक्शन है, उसको हम इनकमिंग मानते हैं, और जो अवे फ्रॉम द जंक्शन है उसको हम आउटगोइंग मानते हैं. So I1 and I2 are positive, then I3 is outgoing, so I will take it as negative. Again, this is I4 is again outgoing, take it as negative. Again I5 is positive because it is an incoming current. So sum of all the currents meeting at this point is 0. This shows that I1 plus I2 minus I3 minus I4 plus I5 is 0. इसमें हमें ये पता चला कि कुछ करंट इसमें पॉजिटिव है और कुछ करंट नेगेटिव है. नेगेटिव करंट को हमने आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लिया और इनकमिंग करंट को हमने पॉजिटिव ले लिया. और अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करूं तो मेरे पास आ जाएगा कि पॉजिटिव वैल्यू को एक साइड रख लीजिए और नेगेटिव वैल्यू को दूसरी साइड भेज दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I5, दिस इज इक्वल टू I3 plus I4, right? So from here you can see all the currents to the left hand side, they are incoming currents, and all the currents, sum of all the currents on the right hand side, they are basically outgoing currents. So here you can see there is one more new definition of the KCL, that is the incoming current, sum of all the incoming currents meeting at a point should be equal to sum of all the outgoing currents at that point, right? So this is the statement of KCL, this is the statement of Kirchhoff's current law. This is clear? लेकिन जैसे मैंने सर्किट डिजाइन किया जहां पर इस तरह से, तो क्वेश्चन में कोई आपको सर्किट शायद ही कोई होगा क्वेश्चन. अदरवाइज बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास हमेशा एक जो सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं, 2-3 ब्रांचेस होती हैं, एक वोल्टेज सोर्स या एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है. तो उस तरह से हमें उस सर्किट में अगर कहीं पर KVL या KCL लगाना होगा तो हमें उसी को लेके आगे कैसे इक्वेशन लिखी जाती है. लेट अस सी दिस इन द न्यू स्लाइड. लेट अस टेक वन क्वेश्चन दैट तो सर्किट है, इसमें हमारे पास 4 रजिस्टर दिए गए हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और हमें इसमें KCL लगाना है. और अगर आपको KCL लगाना आ गया तो समझ लेना आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है. KCL कैसे लगाएंगे और कहां पर लगाएंगे, सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए. तो इस सर्किट में हमें पता है कि KCL हम सिर्फ उस पॉइंट पे लगा सकते हैं जहां पर करंट डिवीजन हो रही है. और करंट डिवीजन कहां पर हो सकती है, जहां पर कम से कम 3 ब्रांचेस मिलती होंगी. और जहां पर अगर आप देखोगे तो ऐसे कितने पॉइंट हैं जहां पर 3 ब्रांचेस मिलती हैं. यू कैन से दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, लेट दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज द सेकेंड पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग के 3 ब्रांचेस जहां पर आकर मिल रहे हैं. तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हो गए, जंक्शन, या फिर इनको हम नोड्स भी कह सकते हैं.
ठीक है, दीज आर द टू नोड्स ऑफ द सर्किट, और इसी पॉइंट पे आके हमने केसीएल लगाना है। तो सपोज अगर हमें नोड 1 पे केसीएल लगाना है, तो जहां पर कितनी ब्रांचेस मिल रही हैं, 3, तो तीनों में आपने देखना है कि कौन सा इनकमिंग करंट होगा, कौन सा आउटगोइंग करंट होगा, और उन सभी करंट्स का आपने अलजेब्रिक सम लेना है। लेट द करंट इन द ब्रांच नंबर 1 इज I1, current in the branch number 2 is I2, current in the branch number 3 is I3. You can see कि I1 की डायरेक्शन जो है वो हमारी इनकमिंग करंट है, टूवर्ड्स द नोड है, इसलिए वो इनकमिंग करंट माना जाएगा। और I2 और I3 जहां पर अवे फ्रॉम द नोड है, दे आर आउटगोइंग करंट्स। तो हमें पता चल गया कि देर आर 2 आउटगोइंग करंट्स एंड 1 इनकमिंग करंट। अब हमें केसीएल लगाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि केसीएल होता क्या है कि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स, इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स, राइट। तो सी जहां पर क्या है कि हमारे पास I1 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3। अगर हम केसीएल लगाएंगे, केसीएल एट पॉइंट ए एट पॉइंट 1, अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे केसीएल लगा रहे हैं, अगर हम फर्स्ट नोड पे केसीएल लगा रहे हैं, दिस इज केसीएल एट नोड 1। नाउ अगर किसी ब्रांच में करंट निकालना है, तो ब्रांच में करंट कैसे निकाला जाता है? लेट अस टेक दिस ब्रांच, दिस इज अ ब्रांच। ब्रांच में क्या होता है, 2 टर्मिनल होते हैं, और 2 टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस या इंडक्टर या कोई एलिमेंट वगैरह लगा होता है उसमें। जहां पर एक टर्मिनल समझ लो ए है और दूसरा टर्मिनल बी है, एक टर्मिनल ए आ गया, एक टर्मिनल बी आ गया, तो ये एक हमारी क्या बन गई, ब्रांच बन गई। और इस ब्रांच में जो करंट होगा वो ब्रांच करंट कहलाएगा। तो सबसे पहले लेट द करंट इन दिस ब्रांच इज आई। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, करंट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच। नाउ वी क्या है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस ब्रांच। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया कि इस ब्रांच के 2 पॉइंट थे और दोनों पॉइंट पे एक एक पोटेंशियल था, और उन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही इस ब्रांच की वोल्टेज बनेगी। सपोज इस पॉइंट पे हमारे पास वोल्टेज है ए और जहां पर वोल्टेज है बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस ब्रांच वोल्टेज कितनी हो गई, हमारे पास हो गई बी बी माइनस बी ए divided by R. This will be the relation for the current in this branch. Why it is BB minus BA? Why it is not BA minus BA? BA minus BB. मैंने BB minus BA क्यों लिया? मैं BA minus BB भी ले सकता था। तो सी इसके लिए आपने देखना है कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है। करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। इट मीन्स आपको पता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम द करंट फ्लोज फ्रॉम वन पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो आप देख सकते हो कि जहां पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल करंट फ्लोज फ्रॉम कितना आ जाएगा जी, current flows from high potential to low potential. So according to this, the VA will be, current always flow from high potential to low potential. So according to this should be high potential voltage minus B potential, low potential, divided by R. Because the direction of the current is from A to B, so potential at point A will be more and potential at point B will be low.
लेस, इसलिए ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा था और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम था, इसलिए करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चला गया। करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ थी, इसलिए जब भी हमें डिफरेंस ऑफ वोल्टेज लेना होता है तो हम हमेशा हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज लेते हैं, तो इट विल बी VA माइनस BB। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन हमारी इस तरह से होती, फ्रॉम B टू A, करंट की डायरेक्शन हमारी B टू A की तरफ होती, जहां पर वोल्टेज VA है और जहां पर वोल्टेज BB है, तब हमारी करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? B से A की तरफ है हमारी करंट। तो इसका मतलब B में पोटेंशियल ज्यादा है और A में पोटेंशियल कम है, तो व्हाट विल बी द ब्रांच वोल्टेज? इट विल बी BB माइनस। और अगर मैं इस ब्रांच वोल्टेज को रेजिस्टेंस से, ब्रांच के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देता हूं तो ये मुझे ब्रांच का करंट मिल जाएगा। इस तरह से मैं करंट निकाल सकता हूं एक ब्रांच में। द सेम टेक्निक आई हैव टू यूज फॉर दिस सर्किट टू कैलकुलेट ऑल द करंट्स। बट जब भी हमें वोल्टेज किसी पॉइंट की लेनी है तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस वोल्टेज सेट कर देते हैं। लेट द पोटेंशियल एट दिस नोड विल बी टेकन एज 0। इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, इस नोड को हम क्या कर देते हैं? ग्राउंड, सो दैट जहां पर हमारा पोटेंशियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्योंकि पोटेंशियल कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, एक पॉइंट ऐसा लेना पड़ेगा जहां पर पोटेंशियल 0 है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल हमारा बढ़ेगा, फिर आगे जाके अगर पोलैरिटी अपोजिट होगी तो पोटेंशियल हमारा घटेगा। इस तरह से सर्किट से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो जहां पर हमने क्या किया, नोड 2 को ग्राउंड कर दिया, इसलिए वहां का पोटेंशियल 0 हो गया। नाउ यू सी the value of the current I1 is given by, I1 is the current in this branch, let it is branch number 1, it is branch number 2, it is branch number 3. So the current in branch number 1 is from, it is an incoming current, it is toward the node number 1. So what is the potential at this point? This point potential is V1. What is the potential at this point? I do not know, let it is Vx. So what will be the branch voltage? It will be V1 minus Vx upon R1. This is your I1. I2 क्या होगा? It is the current in the second branch. Second branch जहां से लेके यहां तक आ गई। सेकेंड ब्रांच में हमारे पास 2 रजिस्टर थे। अगर मैं इसको सेकेंड ब्रांच मान लेता हूं R2 को, और R4 को मैं फोर्थ ब्रांच मान लेता हूं, तो मुझे 2 अलग अलग ब्रांचेस मानने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रांचों में सेम करंट जा रहा है। तो सेम करंट है, जब तक करंट सेम है, लेट अस टेक इट एज अ सिंगल ब्रांच। उसमें चाहे 2 रजिस्टर आते हैं चाहे 3 आते हैं, जब तक उनका सेम करंट फ्लो कर रहा है, वी विल कंसीडर अप टू दैट अ सिंगल ब्रांच। तो यहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक हमारे पास ये जो दोनों रेजिस्टेंस थे R2 और R4, ये एक ही सिंगल ब्रांच में ऐड अप हो जाएंगे। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल इन दिस ब्रांच? ये इस तरह से ब्रांच आ जाएगी, इस तरह से चली, और जहां पर दूसरा रजिस्टर था और यहाँ पहुंच गए। हमने 1 से शुरू किया और 2 तक आ गए। 1 पे पोटेंशियल कितना था? Vx, और 2 पे पोटेंशियल कितना था? 0, और बीच में रेजिस्टेंस कितने थे? 2, R2 एंड R4, और करंट इस तरह से जा रहा है। I2 करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये I2 करंट फ्लो कर रहा है आपका। तो करंट Vx से स्टार्ट हुआ था और 0 पे जाके रुका। तो इस ब्रांच के 2 टर्मिनल कौन कौन से हो गए? एक टर्मिनल पे, एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल है Vx, और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल है 0। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस ब्रांच? इट विल बी Vx माइनस 0।
And what will be the total resistance of this branch? Because the two resistances are connected in series, so it will be R2 plus R4. Right? This is clear? So I will take the current as per this calculation. So what will be the value of the I2? It is Vx minus 0 over R2 plus R4. And what is the current of the I3? The current I3 is in this branch, middle branch. एक साइड पॉइंट है पोटेंशियल आपका Vx, दूसरी साइड है 0, तो इट विल बी Vx माइनस 0 द ब्रांच पोटेंशियल. ब्रांच वोल्टेज कितना हो गया? Vx माइनस 0, और ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? R3. सिंपल. This is a KCL equation. This is a current equation. Remember, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? सी, क्वेश्चन में आपको V1 गिवन होगा, R1, R2, R3, R4, ये सारी चीजें गिवन होगी. ओनली अननोन इज द Vx. अगर आपको Vx की वैल्यू पता चल जाती है तो आप I1 भी निकाल सकते हो, I2 भी निकाल सकते हो, I3 भी निकाल सकते हो. सो अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट V1 ओवर R1 माइनस Vx ओवर R1 will be Vx over R2 plus R4 plus Vx over R3. Now it will be easy to simplify that V1 over R1 will be V1 will be Vx over R1 plus Vx over R2 plus R4 plus Vx over R3. इस Vx को कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास इस तरह से कुछ इक्वेशन बन जाएगी, और यहां पर V1 ओवर R1 दिस इज क्लियर. तो ये चीज एक कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगी. ये ब्रैकेट में जितने भी सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस है, ये भी आप कैलकुलेट कर लोगे. तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन में आप Vx की वैल्यू निकाल सकते हो. दिस इज अबाउट द KCL, जस्ट एन इंट्रोडक्शन. जब हम KCL के क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली वहां पर ये हम सारी की सारी चीजें लेके चलेंगे, और क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे लिखी जाती है और उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम वहां पर कर लेंगे. ठीक है, दिस इज क्लियर. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट ओके? Shall we proceed? Any doubt in this? Okay, let us see. Next was the KVL. Just I am giving you the introduction only. क्वेश्चन हम लगाएंगे इसके सारे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे. सी, क्वेश्चन कोई बहुत लेंथी नहीं होता जब भी हम
किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, अभी आप एक चीज को मैं बता दूं कि यू विल गेट हमारे पास 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स होंगे और 120 मार्क्स भी होंगे। तो यू विल सी के वन क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड इन 1 मिनट। एक ही मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन कंसेप्चुअल होगा। 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम होगा आपके पास। क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी हो सकता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपका थॉट प्रोसेस लगेगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ केवीएल और केसीएल की। जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर हो जाएगा, हम क्वेश्चन लगाएंगे और उस क्वेश्चन में जो भी हम क्वेश्चन लेंगे वो एज पर द रिक्वायर्ड जो भी हमारे लिए मतलब इस एग्ज़ाम के लिए होंगे उसी तरह से हम क्वेश्चन पिकअप करेंगे, ना कि थ्योरेटिकल बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जहाँ पर मैं केवीएल स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, जस्ट सी एट द स्टेटमेंट। सी एट द स्टेटमेंट। सबसे पहले केवीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब वोल्टेज का एक लॉ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमें वर्क डन से मिला था। वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ unit charge from one point to another is known as potential, and work done is the form of the energy। और करंट का कॉन्सेप्ट हमें चार्ज से मिला था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दैट्स व्हाई द केसीएल इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वेयर एज द केवीएल इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी आपकी कंजर्व्ड रहती है, दो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ obeys the law of conservation of energy, law of conservation of charge और law of conservation of both energy and charge। तो अगर KCL है तो आपको कौन सा टिक करना है, law of conservation of charge, और अगर KVL होगा तो law of conservation of energy। ओके, नाउ लेट अस सी इट्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि द algebraic sum of all the currents flowing in a closed, sorry, algebraic sum of all the EMFs, it is not current, sorry। तो इसके लिए आपको वोल्टेज को लेके जाना है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे द algebraic sum of the products of current and resistances, जिसको हम IR ड्रॉप भी कह सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हैं। तो अलजेब्रिक सम ऑफ all the voltage drops and EMFs in a closed circuit is always equal to
zeros. Algebraic sum of all the voltage drops. और voltage drops क्या हो गए? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. करंट और रेजिस्टेंस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक वोल्टेज ड्रॉप गिना जाता है. तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स एंड अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स, इसको भी आप अलजेब्रिक सम लिख सकते हो. अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इन अ क्लोज्ड सर्किट. सी, जब हम केवीएल की बात करते हैं तो सबसे पहली क्या चीज देखनी है कि क्या हमारा क्लोज सर्किट बन रहा है या नहीं बन रहा है. क्या हमारा क्लोज सर्किट बन रहा है या नहीं बन रहा है. क्लोज सर्किट क्या होता है? क्लोज सर्किट का मतलब होता है कि अगर हम इस तरह से कोई एक रेक्टेंगल ले लें और उसको ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से उसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस करते करते वापस हमें उसी पॉइंट पर पहुंचना है, क्लोज सर्किट हो गया. ए से शुरू किया था, ए के बाद हम बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर गए और डी से वापस ए पे आ गए. दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट. तो एक क्लोज सर्किट में जब हम केवीएल लगाते हैं तो उसमें जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे उनका अलजेब्रिक सम, और उसमें जितने भी ईएमएफ सोर्सेज होंगे मतलब वोल्टेज सोर्सेज होंगे उनका अलजेब्रिक सम, वो सब किसके बराबर होगा? दोनों का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा. इसको हम बोलते हैं केवीएल. लेट अस सी. तो अलजेब्रिक सम को हम समेशन से लिख सकते हैं. दिस इज आई आर ड्रॉप प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs that must be equal to 0. This is your KVL statement and this will be your KVL equation. Now algebraic sum का मतलब क्या होता है? algebraic sum का मतलब होता है कि हमें उनका साइन, algebraic sum का मतलब क्या होता है कि considering the sign of whether it is a IR drop or it is an EMF, उसको algebraic sum कहते हैं. साइन कंसीडर करना है, पोलैरिटी, कौन सी वोल्टेज पॉजिटिव है और कौन सी वोल्टेज नेगेटिव है, कौन सा IR ड्रॉप, कौन सा वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा और कौन सा वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा. लेट अस सी. फॉर दिस we have to consider the sign conventions. This is again, this is convention of, let us say, IR drops. IR drops का मतलब क्या हो गया? वोल्टेज ड्रॉप्स. और साथ में लिखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर EMF. अब देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपके पास एक रेजिस्टर है और उसमें करंट जा रहा है I, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? I इंटू आर. I इंटू आर ओम्स लॉ के हिसाब से ये एक वोल्टेज बन जाएगी. जब हम करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक वोल्टेज बन जाएगी. IR ड्रॉप हो गया हमारे पास. अब देखिए, जहां पर ये IR ड्रॉप पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, उसके लिए आपने क्या करना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट को देखना है. डायरेक्शन ऑफ करंट को देखना है. और वो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगी कि पहले आपने अपनी डायरेक्शन सेट करनी है कि एक हमारे पास क्लोज्ड सर्किट आ रहा है और क्लोज्ड सर्किट जो है वो ABCD है
और आप उस क्लोज सर्किट को कौन सी डायरेक्शन से ट्रेस कर रहे हो, आप उसको क्लॉकवाइज भी ट्रेस कर सकते हो, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज भी ट्रेस कर सकते हो। आप कैसे जा रहे हो, आप ए से बी में गए, ए के बाद कहाँ गए, बी में, बी के बाद आप सी में चले गए, सी से आप डी में चले गए और डी से वापस ए में चले गए। पहले ए से बी में गए, फिर बी से सी में चले गए और फिर सी से डी गए और डी से वापस ए में आ गए। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ये आपकी डायरेक्शन हो गई। और आपकी डायरेक्शन अब ये कौन सी डायरेक्शन बन गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गई। अगर आप चाहें तो अगर ए से डी भी जा सकते हो, आप डी से सी भी आ सकते हो, सी से बी और बी के बाद फिर ए पे पहुंचोगे तो उस समय आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपनी डायरेक्शन चूज करनी है, आपकी कौन सी डायरेक्शन है। तो मैं यहां पर ये हमारी डायरेक्शन है, दिस इज आवर डायरेक्शन। और जैसे हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन मैच करती है, वी कैन कंसीडर इट एज अ नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, इट्स साइन विल बी टेकन एज नेगेटिव। और यू कैन चूज इट एज पॉजिटिव आल्सो बिकॉज इट इज अ साइन कन्वेंशन, हमने अपनी चॉइस से कन्वेंशन को लिया हुआ है। तो मैं यहां पर अगर दिस आयर ड्रॉप इज इन आवर डायरेक्शन, तो मैं इसको, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर मैच कर जाती है तो मैं इस ड्रॉप को नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप मानूंगा। और अगर दूसरा केस कि अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, दिस इज आवर डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सेकंड केस में देख लीजिए, आवर डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ द करंट अपोजिट है, मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट ऐसे अपोजिट आ रही है, so both the directions are opposite, this IR drop is taken as positive in that case. okay? तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि वोल्टेज ड्रॉप जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट की डायरेक्शन जैसी होगी ना उसी के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप का साइन जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। वोल्टेज ड्रॉप का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इफ आवर डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट आर सेम, the voltage drop is positive. If our direction and the direction of the current are opposite, the voltage drop is taken as negative. This is the sign convention. ये एक साइन कन्वेंशन का हम एक साइन कन्वेंशन हम चूज करेंगे, ये हम एक फिक्स साइन कन्वेंशन यहाँ पर रख लेते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप के लिए जब भी हमें उसका साइन डिसाइड करना पड़ेगा तो हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि वेदर द वोल्टेज ड्रॉप इज पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। The second thing is about sign convention of EMF. And see the polarity of the EMF. जा आप कह सकते हो कि पॉजिटिव या नेगेटिव EMF डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। करंट चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, उससे वोल्टेज आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। हाउ? लेट अस सी, दिस इज एन EMF सोर्स, इसका नाम हम E रख लेते हैं। एंड लेट दिस इज आवर डायरेक्शन, दिस इज आवर डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन ऐसे है। लेट आवर डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज ऑलवेज, हमारी डायरेक्शन ऐसे है। और ये हमारे पास एक बीच में क्या आ जाता है, EMF वोल्टेज सोर्स आ जाता है। और जब भी हम जाते हैं तो पहले पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आता है। पहले पॉजिटिव साइन आएगा और पॉजिटिव के बाद नेगेटिव साइन आएगा। पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाई पोटेंशियल मानते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल मानते हैं। मतलब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहे हैं, हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं। मतलब हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो इफ देयर इज अ ड्रॉप ऑफ द वोल्टेज वी कैन कंसीडर इट एज अ नेगेटिव EMF। पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर हम ड्रॉप ऑफ द वोल्टेज है नेगेटिव EMF ले लो।
बहुत सारी बुक्स में इसका ऑपोजिट भी दिया होता है, पॉजिटिव से निकल रहे हैं पॉजिटिव हो गया। बट इट इज आवर चॉइस कि हम साइन कन्वेंशन कैसे रखते हैं। द अदर थिंग इज कि अगर हमारे वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाता है, पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ये है, दिस इज आवर डायरेक्शन। और हम क्या करेंगे, पहले नेगेटिव टर्मिनल आया फिर पॉजिटिव टर्मिनल आया, मतलब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रहे हैं, मतलब हम राइज इन वोल्टेज जा रहे हैं। तो राइज इन वोल्टेज के केस में दिस ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव, तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। हमारी डायरेक्शन से ही ईएमएफ की पोलैरिटी डिसाइड होती है, और हमारी डायरेक्शन से ही जो है वो आईआर ड्रॉप की पोलैरिटी डिसाइड होती है। बट EMF की पोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। और EMF पॉजिटिव कब होगी, जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव हमारी नेगेटिव हो जाएगी, हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रहे हैं, हमारी EMF पॉजिटिव होगी। दिस इज आवर साइन कन्वेंशन। अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव वाले को आप नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव से नेगेटिव वाले को आप नेगेटिव ले लो। बट आई हैव चूजन दीज डायरेक्शंस, दीज साइन कन्वेंशंस, और इसीलिए मैं जब भी जितने भी क्वेश्चन करूंगा मैं यही साइन कन्वेंशन रखूंगा, और आप भी बेटर होगा कि यही साइन कन्वेंशन रख लीजिए, ताकि आपको कभी भी ये केवीएल इक्वेशन लिखते समय कोई प्लस माइनस की गलती ना हो जाए। दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस ड्रा अ सर्किट। हमें साइन कन्वेंशन का पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, एक सर्किट लेंगे और उस सर्किट में हम केवीएल लॉ लगाएंगे, केवीएल इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्किट। सर्किट के बीच में कहीं एक हमारे पास एक क्लोज सर्किट दिख रहा है, उसमें हमने जे R1 E1 ले लेते हैं, R2 हो गया, जे E2 हो गया, और R3 हो गया। दिस इज E3 R4। यू सी, जहां पर 3 वोल्टेज सोर्सेज हैं और 4 रेजिस्टेंस हैं, और क्लोज सर्किट कौन सा बन रहा है, ABCD। ABCD एक क्लोज सर्किट बन रहा है। डन। तो केवीएल लगाने से पहले सबसे पहले एक चीज याद रख लीजिए कि सबसे पहले आपने अपनी डायरेक्शन सिलेक्ट करनी है। आपकी अपनी डायरेक्शन क्या रहेगी, और आई सजेस्ट यू, आप पूरी बुक पढ़ लीजिए लेकिन अपनी डायरेक्शन को चेंज मत करिए। लेट माई डायरेक्शन इज ऑलवेज क्लॉकवाइज, मेरी डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी। दिस इज ओके। तो लेट दिस इज आवर डायरेक्शन, दिस इज माई डायरेक्शन, this is our direction, this is the way how I am tracing the circuit। मैं A से B में जाऊंगा, सबसे पहले मैं A से B के पास जाऊंगा, और B से फिर C पर आऊंगा, और C से फिर मैं D पर आऊंगा, और D से फिर वापस A में पहुंचूंगा। तो मेरी डायरेक्शन कौन सी बन गई, क्लॉकवाइज बन गई, ठीक है ना। लेट द करंट इन द फर्स्ट ब्रांच इज I1, let the current in the second branch is I2, let the current in the third branch is I3, and let the current in the fourth branch is I4। चारों ब्रांचों में करंट लगा दिया, I1 I2 I3 I4। और C, चारों के चारों करंट की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, हो भी सकती हैं, सेम भी हो सकती है, मैंने जहां अलग अलग ली है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आईआर ड्रॉप कब पॉजिटिव होगा, आईआर ड्रॉप कब नेगेटिव होगा। सी, जब मैं ए से बी जाता हूं, सबसे पहले हमारे पास कितने
ईएमएफ सोर्सेज हैं और कितने आईआर ड्रॉप्स हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि व्हाट इज द साइन ऑफ ईएमएफ। तो पहला ईएमएफ कौन सा हमारा, E1, पहला E1 है ना। तो E1 में मैं कहां से जा रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, डी से ए में जाऊंगा मैं। मेरी डायरेक्शन क्या होगी, मेरी डायरेक्शन होगी ए से, फिर मैं बी गया, बी से सी पर गया, डी पर, और फिर वापस ए पे आया। दिस इज माय डायरेक्शन। और डी से ए पर आ रहा हूं मैं अभी। जब डी से ए पर आऊंगा तो सबसे पहले मुझे कौन सा साइन मिलेगा, नेगेटिव, फिर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाता हूं तो मेरे पास E1 क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। E1 पॉजिटिव हो गया। और उसके बाद जब मैं E2 की पोलैरिटी चेक करूंगा तो मैं बी से सी पर आ रहा था, मैं ऊपर से नीचे आ रहा था। तो जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, मैं बी से सी पर आऊंगा, तो सबसे पहले पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूँ, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आ रहा हूँ, तो E2 मेरा फॉल इन वोल्टेज मतलब नेगेटिव हो गया। और E3 के लिए मैं सी से डी पर जा रहा हूँ, फिर से मैं नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाऊंगा, तो E3 की वैल्यू फिर से मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगी। तो ईएमएफ के साइंस हमने पहले चेक कर लिए, ठीक है। फिर हमने आईआर ड्रॉप के साइन करने हैं, साइन ऑफ आईआर ड्रॉप्स। आईआर ड्रॉप क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप्स। वोल्टेज ड्रॉप के साइन हम डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सा करंट लेंगे, I1 करंट लेते हैं और R1 रेजिस्टेंस लेते हैं। तो R1 रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा, क्या आएगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया कि इस ब्रांच में करंट कितना है, I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो आईआर ड्रॉप क्या हो गया, I1 R1। लेकिन देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो कैसे, हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, नीचे डी से ए की तरफ जा रहे हैं। और देखिए I1 की पोलैरिटी भी सेम है, हमारी डायरेक्शन और I1 की डायरेक्शन दोनों सेम है। हमारी डायरेक्शन और I1 की डायरेक्शन दोनों सेम है, I1 की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन दोनों सेम है। तो आईआर ड्रॉप क्या हो जाएगा, E3 जो है, हम कैसे जा रहे हैं, देखिए बशरत E3 का साइन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं, नेगेटिव पहले आएगा, पॉजिटिव बाद में आएगा। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं तो हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब होता है राइज, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन वोल्टेज को हम पॉजिटिव लेते हैं। जहां पर वोल्टेज डिक्रीज हो रही होगी तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। वो कब होता है, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जंप करते हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव में जब हम जाएंगे तो हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं, मतलब हमारा फॉल इन वोल्टेज है, डिक्रीज हो रही है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चले गए आप, आपकी वोल्टेज कम हो गई, तो उस केस में आपकी पोलैरिटी नेगेटिव मानी जाती है, ठीक है। तो E3 की पोलैरिटी यहाँ पर पॉजिटिव है। ओके, तो सी I1 की और हमारी डायरेक्शन सेम है, तो आईआर ड्रॉप हमारा नेगेटिव हो गया, आईआर ड्रॉप हमारा नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया हमारा आईआर ड्रॉप। इसी तरह से R2 में भी एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा, I2 R2, हाँ, हम इसको अलग से लिखेंगे, लेट इट इज रिटन हियर, दिस इज नेगेटिव। I2 R2, हमारी डायरेक्शन ऐसे है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इसीलिए क्या होगा, ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव, जो साइन कन्वेंशन हमने लिखी है उसी के हिसाब से लिख रहे हैं। उसके बाद R3 में भी एक हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसमें करंट कितना है, I3, और रेजिस्टेंस कितना है, R3। R3 को मल्टीप्लाई करोगे, ये एक वोल्टेज ड्रॉप बन जाएगा। अब इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, देखिए हमारी डायरेक्शन क्या है, B to C,
ऊपर से बी से हम सी की तरफ आ रहे हैं, और करंट भी देखिए बी से सी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आवर डायरेक्शन बोथ आर सेम, सो दिस इज टेकन एज नेगेटिव। व्हेन हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। और R4 की बारी आई तो R4 this is taken as, because our direction is from C to D and current is moving from D to C। करंट इस तरफ है, हम इस तरफ हैं, ठीक है ना, करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट की डायरेक्शन अगर चाहो तो मैं अलग कलर से भी शो कर सकता हूं आपको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो आप करंट की डायरेक्शन देख लीजिए, हमारी डायरेक्शन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ हर एक ब्रांच में। इस ब्रांच में ये हमारी डायरेक्शन है, इस ब्रांच में हमारी डायरेक्शन ये है, इस ब्रांच में हमारी डायरेक्शन ये है, और इस ब्रांच में हमारी डायरेक्शन ये है। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं और आप करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन से मैच कर लीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों ऑपोजिट हैं, सो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर ऑपोजिट होगा तो पॉजिटिव, सेम होगा तो नेगेटिव। दीज आर द साइन कन्वेंशन। इसी साइन कन्वेंशन के हम क्या करेंगे, इस क्लोज सर्किट में अब इन सब का अलजेब्रिक सम लेंगे। अलजेब्रिक सम आईआर ड्रॉप्स का भी लेंगे और अलजेब्रिक सम ईएमएफ्स का भी लेंगे। देखिए क्या होगा, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ए से जब आप बी जाओगे सबसे पहले आपको R2 आएगा, R2 में आईआर ड्रॉप होगा I2R2। I2R2 की पोलैरिटी देख लीजिए क्या है, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ओके, प्लस फिर नेक्स्ट क्या आएगा, जब आप बी से सी जा रहे हो सबसे पहले आपको क्या मिला, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है E2 की पोलैरिटी कितनी है, E2 की पोलैरिटी तो नेगेटिव है, तो आप इसको माइनस E2 ले लीजिए। फिर आप R3 की वैल्यू ले लीजिए, R3 की डायरेक्शन पोलैरिटी कितनी, I3R3 नेगेटिव है, तो ये R3 नेगेटिव साइन आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर हम जब C से D पर आएंगे तो सबसे पहले E3 दिखेगा, और अगर E3 में देखिए आपकी पोलैरिटी कितनी है, पॉजिटिव, तो E3 इज टेकन एज पॉजिटिव। फिर उसके बाद R4 दिख रहा है आपको, R4 में हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव I4R4। एंड देन जब आप D से A में जंप करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको R1 और I1 का वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, वो सेम डायरेक्शन है इसलिए उसकी पोलैरिटी माइनस हो जाएगी, और E1 की पोलैरिटी फिर से प्लस हो जाएगी। द सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज इक्वल टू 0। दिस इज योर KVL इक्वेशन, दिस इज योर KVL इक्वेशन। अगर आप इनको नटशेल में लिखना चाहोगे तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि I2R2 माइनस E2 माइनस I3R3 प्लस E3 प्लस I4R4 माइनस I1R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। और अगर आप EMFs को एक साइड पर रख लीजिए, आपके पास क्या आएगा, E1 प्लस E3 माइनस E2, दिस इज इक्वल टू, वोल्टेज ड्रॉप को दूसरी साइड ले जाइए, माइनस वाले जब दूसरी साइड जाएंगे प्लस हो जाएंगे, I1R1 प्लस हो जाएगा, इसी तरह से I2R2 माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड ले जाएंगे इसको, जब I3R3 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे वो माइनस का प्लस हो जाएगा, और I4 पॉजिटिव है दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, I4R4। So you can see the algebraic sum of all the EMFs is equal to the algebraic sum of all the voltage drops. You see at the end, this is your algebraic sum of all the EMFs is equal to algebraic sum of all the voltage drops. This is at the final, this is your KVL equation, और इसमें हमने KVL लॉ लगाया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया है। इस तरीके से अगर हम करेंगे कोशिश, इस तरह से हम सर्किट में जब भी इक्वेशन KVL लगाएंगे तो हमारे पास इस तरह से
KVL इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कंसीडरिंग द signs of the EMF, considering the signs of the voltage drop, you will get at the end an equation that is known as KVL equation. Is this clear to all of you? If there is any doubt, you please tell me. क्या ये जो हमने जहां पर डिस्कस किया है इसमें कहीं पर किसी बच्चे को भी कोई भी एक डाउट है, आप प्लीज टेल मी. यस, महक शर्मा, मोहाना, मोहित, शुभम गुप्ता, हितेश, ऋतिक, बशरत, हितेश्वर, हितेश जसरोटिया. ओके मोहाना, इट इज क्लियर. ओके नाइस. तो ये जो हमने एक जनरल तरीका सीखा है कि केवीएल कैसे लगाना है, ये एक जनरल वे मैंने आपको बताया. देखिए इतना सारा टाइम नहीं लगेगा जब हम केवीएल लगाना सीख जाएंगे, और किसी सर्किट में जब हमें केवीएल इक्वेशन लिखनी है और केवीएल इक्वेशन लिख के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हार्डली कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स, आधे मिनट में आप एक इक्वेशन आराम से लिख सकते हो. आधे मिनट में तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो. ठीक है. सो मेन चीज क्या होती है? मेन चीज है कि आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया गया, अगर एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इसी कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझिए, इसको घर में जाके रिवीजन करिए. और अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ. जैसे कि कोई एक हम ले लेते हैं, सर्किट ले लेते हैं, और उस सर्किट में हम केवीएल इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना. देखिए ये एक सर्किट मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ. यहाँ पर एक सर्किट, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये आपका आ जाएगा R2, R3, R1, E1 एंड E2. सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इस सर्किट में आपको कितने क्लोज्ड सर्किट दिख रहे हैं. जितने भी क्लोज सर्किट होंगे उतनी इक्वेशंस जहां पर बन सकती हैं, उतनी केवीएल इक्वेशन जहां बन सकती हैं. इस सर्किट में कितने क्लोज सर्किट आपको दिख रहे हैं? यू सी, इसमें अगर मैं जहां पर इसका नाम लिख दूंगा ABCDEFG. okay, so first closed circuit is first closed circuit is ABFGA. this is your first closed circuit. सेकेंड क्लोज सर्किट क्या हो सकता है? BCEFB. जहां से शुरू करोगे, अगर आप B से स्टार्ट करते हो तो अब B से C पे गए, E पे गए, F पे आए और फिर वापस B पे. जहां से शुरू करना है वहीं पर घूम के वापस आना है, तो आपका एक क्लोज सर्किट माना जाएगा. ओके तो जहां पर क्लोज सर्किट आपका दूसरा क्लोज सर्किट आ गया, जे वाला आपका दूसरा क्लोज सर्किट आ गया. बी से आप सी गए, सी से आप ई पर गए, और ई से एफ, और एफ पे फिर वापस बी पर पहुंच गए. तो ये आपका दूसरा क्लोज सर्किट हो गया. और देखिए तीसरा क्लोज सर्किट भी है. जहां पर तीसरा क्लोज सर्किट क्या होगा? तीसरा क्लोज सर्किट होगा, आप सिर्फ ए से बी जाइए, बी से फिर वापस सी पर चले जाइए, सी से ई, ई से एफ, और एफ से जी, और जी से फिर आप ए पर आ जाइए. तो ये बाहर से जो बड़ा सा एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, बड़ा रेक्टेंगल जो दिख रहा है, ये भी तो एक क्लोज सर्किट है. ये आपने ए से स्टार्ट किया, फिर ए से घूम के ऐसे आए क्लॉकवाइज और वापस ए पर पहुंच गए.
ये भी एक क्लोज सर्किट है। तो 3 क्लोज सर्किट यहाँ पर दिख रहे हैं और 3 क्लोज सर्किट हैं, तो हम 3 KVL इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। लेट अस सी, राइट, लेट अस ट्राई टू राइट द फर्स्ट KVL इक्वेशन। नाउ द KVL इक्वेशन इन सर्किट, कौन सा सर्किट, जो पहला सर्किट है, सर्किट 1। अभी आपको पता होना चाहिए कि सर्किट 1 कौन सा है। दिस इज योर सर्किट 1। इसमें हमने KVL इक्वेशन लिखनी है। ये जो पहला वाला छोटा वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये आपको फर्स्ट क्लोज सर्किट है। इसमें A से B जाओगे, फिर F पे आओगे, G पे आओगे और A पे आओगे। ABFGA द फर्स्ट क्लोज सर्किट। तो देखिए A से B गए आप, ठीक है। सबसे पहले इनमें हम करंट असाइन कर देते हैं। हर एक सर्किट में एक क्या कर देते हैं, करंट असाइन कर देते हैं। इस ब्रांच में I1 करंट है। देखिए कितने करंट हो सकते हैं, कितने करंट हो सकते हैं, 3 करंट हो सकते हैं, ठीक है। 3 करंट हो सकते हैं, तीनों करंट की डायरेक्शन आ गई। सबसे पहले हम फर्स्ट क्लोज में जब A से B तक गए तो आपका R1 आया। R1 में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा I1 R1, I1 R1 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। बिकॉज हमारी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। हमने अपनी डायरेक्शन पहले ही क्लॉकवाइज सेट कर दी है, तो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये जो हमने पाथ बनाया है ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारी डायरेक्शन है। तो अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो आपने A से B गए, आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम थी, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव हो गया। फिर आप B से F पे आए तो आपका फिर से वोल्टेज ड्रॉप, करंट और आपकी डायरेक्शन सेम है, वोल्टेज ड्रॉप I2 R2 नेगेटिव हो गया। फिर आप F से G गए, कोई भी एलिमेंट नहीं था, लेकिन जब आप G से A पे वापस आए तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आया, फिर पॉजिटिव टर्मिनल आया। जब नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हो तो प्लस वैल्यू हो जाती है EMF की, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट KVL इक्वेशन। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा क्लोज सर्किट लेना पड़ेगा, BCEFB। B से C गए तो आपके पास ये आपका R3 एलिमेंट था। इसमें वोल्टेज ड्रॉप लेने के लिए पहले करंट की डायरेक्शन देखनी है, I3 की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी। तो करंट की डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव हो गया। हम प्लस I3 R3 लेंगे। फिर आप C से जब E पर आए तो C से E आते आते पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, फिर नेगेटिव। हाई से लो में जा रहे हैं, E2 की डायरेक्शन माइनस E2 हो जाएगी। फिर E से F पे आए, जब आप E से F पे आए तो फिर क्या था, बीच में कोई एलिमेंट नहीं था, लेकिन जब आप F से B पर वापस जाते हो तो फिर आपके पास R2 आ जाता है। अब इसमें करंट कितने हैं, आपने इसमें करंट है I2, आप F से B जा रहे हो, आप F से B जा रहे हो हैं, और करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, अपोजिट है दोनों डायरेक्शन। तो ड्रॉप क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव I2 R2 हो जाएगा। दिस इज ऑल इक्वल टू 0। यू कैन से E2 इज इक्वल टू, दिस इज E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I3 R3। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। मतलब दिस इज द KVL इक्वेशन इन क्लोज सर्किट सेकेंड। और एक आपके पास this is KVL, this is your KVL equation in circuit 2. Then KVL equation in circuit 3. सर्किट 3 में KVL इक्वेशन क्या हो सकती है, सर्किट 3 मैंने कौन सा माना हुआ है, A B फिर C, फिर C से E F G और A, बाहर वाला आउटर सर्किट, आउटर पाथ, ठीक है ना। तो उसमें KVL इक्वेशन लिखते हैं। A से B जाएंगे, पहले हमारे पास R1 आएगा, डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, I1 R1 कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर B से C जाना आपने, फिर R3 आएगा, ड्रॉप पॉजिटिव है,
डायरेक्शन और करंट अपोजिट है, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, I3 R3 पॉजिटिव हो गया। फिर हम C से E आएंगे, नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू E2 की, हम पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं, हम पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। E से F आए, कुछ भी नहीं था, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। F से फिर सीधा G पे आ गए, कोई एलिमेंट नहीं है। फिर G से जब A पे वापस गए तो फिर हमारे पास एक और वोल्टेज सोर्स आ गया, एक और बैटरी आ गई। तो फिर यहाँ पर हम नेगेटिव पहले आएगा फिर पॉजिटिव आएगा। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जंप करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव माना जाएगा। दिस इज ऑल इक्वल टू 0। यू कैन राइट इट एज I1 R1 माइनस हो जाएगा I3 R3. This will be your third equation. So in this way I have written the 3 KVL equation in this given circuit. If you have any doubt you can please ask me. देखिए KVL का सबसे पहले आपको क्या सीखना है, कंसेप्ट। KVL के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। KVL आपका नेटवर्क में शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगा और KVL आपका हर एक सब्जेक्ट में आएगा। KVL इक्वेशन लिखना आपको मशीन में आएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, EDC में आएगा, पावर सिस्टम में आएगा, हर एक जगह पर आपको KVL इक्वेशन लिखना आएगी। अगर आपने अच्छी तरह से जहां समझ ली होगी ना तो आपको कहीं पर भी गलती नहीं लगेगी, और अगर यहीं पे समझने में आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो समझ लीजिए आपके हर एक सब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल होगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको KVL लिखनी पड़ेगी, KVL इक्वेशन आपको ड्राइव करनी पड़ेगी। और वहां पर क्या होगा, वहां पर अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आता है, अगर आपको जहाँ पर कोई कमी रह जाती है तो फिर वहाँ पर आपको डेफिनेटली मिस्टेक होने का चांसेस होता है। तो बेटा ऐसा मैंने कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पहले से ही कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में आपके आगे रख दूंगा कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप मेरे से डाउट पूछने नहीं बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास डाउट होगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट को ही इतना क्लियरली मैंने आपको समझा दिया होगा कि आपका क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे KVL इक्वेशन लिखना आ गई, उसके बाद वो तो एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, इक्वेशन को सॉल्व किया आंसर आ गया। I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल ली, V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल ली, चाहे वोल्टेज की वैल्यू पूछी गई हो, चाहे करंट की वैल्यू पूछी गई हो, या फिर कोई भी पावर की वैल्यू भी पूछी जाती है। पावर निकालने के लिए पहले हमें करंट निकालना पड़ता है। तो KVL तो लगना ही लगना है। और KVL आप अच्छी तरह से जहां पर समझ लीजिए। ये जो चीज मैंने समझाई है इसमें कोई डाउट है आप मुझे बताइए, ठीक है। आई एम हियर टू टेक ऑल योर क्वेरीज। प्लीज इफ यू हैव any kind of the query, any kind of the doubt related to this topic, please do ask me. I will definitely here to help you out. This is all for today's class, and in the next class, in tomorrow's class, we'll take up the questions from the KVL, and side by side we'll also take up the question from the KCL. तो आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर होके रहिए। जितना भी मैंने बताया है यू ट्राई सम क्वेश्चंस एट योर ओन। आपके पास घर में कोई भी रेफरेंस बुक होगी, जो भी आपके पास है, BL थ्रेजा है, या तो आपके पास जो भी आपके पास AK चक्रवर्ती पड़ी होगी, जब कोई भी बेसिक इलेक्ट्रिकल की आप कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें जो भी आपके पास क्वेश्चन है ट्राई करिए, KVL इक्वेशन लिखने की ट्राई करिए, एंड देन डेफिनेटली इफ नॉट आई एम हियर। कल तो हम टॉपिक उठाएंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, और उसके लिए आप कोशिश करिए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने की। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई थिंक शैल वी क्लोज नाउ? Okay, done. Thank you. Shubham, it is clear? Surya Pratap ji, is this clear to you? Okay, Mehak, done. नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा किसी को नहीं।